Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. This is our third episode of class 12th Geography chapter number 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन परिवहन तथा संचार। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा है। पहला जो एपिसोड था उसमें हमने बात की थी परिवहन के साधन क्या होते हैं, कैसे उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने परिवहन के इतिहास के बारे में जाना था, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद हमने रोडवेज़ के वेरियस फीचर्स है, एस्पेक्ट्स हैं, उनको समझा जाना। सेकंड जो एपिसोड था उसमें हमने रेलवेज़ के बारे में जाना, रेलवे ट्रैक कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट रेलवे रूट्स कौन कौन से, वो सब कुछ हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा एपिसोड रहेगा उसमें हम वाटरवेज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वाटरवेज़ क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट ओशनिक रूट्स और इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज़ रूट्स कौन कौन से, वो हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स पता करते हैं जल परिवहन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, जल परिवहन है एक सस्ता परिवहन का साधन है। इसमें कोई निर्माण की लागत नहीं होती और इसमें रखरखाव की लागत भी कम होती है, इसीलिए ये सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, समुद्री मार्ग और दूसरा आंतरिक जल मार्गों में। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं कि इसका महत्व क्या है, क्या लाभ प्राप्त होते हैं हमें जल मार्गों से। तो जल परिवहन के कई लाभ हैं। पहला, कि इसमें किसी भी प्रकार के मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। जल मार्गों के निर्माण या रखरखाव पर किसी प्रकार का धन व्यय नहीं करना होता, तो एक महत्वपूर्ण लाभ ये है। दूसरा ये कि ये सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, क्योंकि इसमें जल मार्गों का निर्माण या रखरखाव की लागत कम होती है। जल के ऊपर जो घर्षण है वो भी स्थल की अपेक्षा कम रहता है, तो इसलिए सबसे सस्ता परिवहन का साधन होता है। तीसरा, सस्ते, ज़्यादा स्थान घेरने वाले और भारी पदार्थ जैसे कोयला, लोह इस्पात, सीमेंट, अनाज यानी मिनरल्स हैं या भारी वस्तुएं, उनके परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। इसी का प्रयोग किया जाता है जब विदेशों में भारी वस्तुओं का आयात या निर्यात किया जाता है, इसी को प्रेफरेंस दी जाती है। चौथी विशेषता ये है कि इसमें ऊर्जा की लागत है वो बहुत कम होती है, नामात्र की होती है, और ऊर्जा की लागत कम होने के कारण प्रदूषण है वो कम होता है। इसका मतलब ये इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। साथ ही साथ ये जल परिवहन में छोटे आकार से लेकर के बहुत बड़े आकार के जलयानों का संचालन है वो किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की ट्रैफिक जाम या इस प्रकार की कोई बाधा नहीं रहती। छठा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार भी जल परिवहन होता है। विश्व का अगर मूल्य के अनुसार बात करें तो 70% और भार के अनुसार 90% जो वस्तुओं का आवागमन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो जल मार्ग के द्वारा ही होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जल मार्गों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। महत्वपूर्ण ओशनिक रूट्स कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि जल मार्ग हैं, जल परिवहन है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, समुद्री जल परिवहन और दूसरा था आंतरिक जल परिवहन। तो पहले हम समुद्री मार्गों की बात करते हैं। विश्व में कुछ ऐसे मार्ग हैं, समुद्री मार्ग हैं, जो अधिक महत्वपूर्ण है और आजकल ये ज़्यादा सुरक्षित भी है जब से हमने नवीन तकनीक है उसको विकसित किया है। तो महत्वपूर्ण जो समुद्री मार्ग है उनमें से सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। दूसरा है भूमध्य सागरीय और हिंद महासागरीय मार्ग, जो भूमध्य सागर को हिंद महासागर से कनेक्ट करता है। तीसरा है कैप ऑफ गुड होप ओशनिक रूट। चौथा है दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग। पांचवा है खाड़ी कैरिबियन सागरीय जलमार्ग। छठा जो है वो प्रशांत महासागरीय जलमार्ग है। ये महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से महत्वपूर्ण उसी के अनुसार उनको रैंकिंग दी गई। उसके साथ साथ दो नहरें हैं जिन्होंने भी क्रांतिकारी बदलाव किया है, परिवर्तन लेकर के आए हैं। वो नहरें हैं स्वेज नहर मार्ग और दूसरा है पनामा नहर मार्ग। महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब इनको हम एक एक करके थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, कौन से एरिया को ये कनेक्ट करते हैं और कहाँ पर है ये। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, उत्तरी अंध महासागरीय जलमार्ग। ये नॉर्थ ईस्ट यूएसए को नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से जोड़ता है, यानी विश्व के दो सबसे महत्वपूर्ण, दो सबसे ज़्यादा विकसित महाद्वीप है, उनको कनेक्ट करता है ये दुनिया का सबसे व्यस्त मार्ग है और इसे बिग ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर मशीनों का, मांस का, अनाजों का, इनका मुख्य तौर पर आयात या निर्यात रहता है। मैप वर्क में हम देखने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कौन से भागों कनेक्ट करते हैं। ये वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है, इसको ये ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के पार्ट से, कनाडा से, यूएसए से कनेक्ट करता है, साथ ही साथ मैक्सिको है और नॉर्दर्न पार्ट जो साउथ अमेरिका का है उससे कनेक्ट करते हैं। ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट महासागरीय मार्ग है वो है भूमध्य सागरीय हिंद महासागर मार्ग। ये पश्चिम अफ्रीका, जो वेस्टर्न अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनके साथ जो इंडस्ट्रियल यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप है, उसको जोड़ता है। यानी इन देशों को, उसमें इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों को डायरेक्ट जोड़ता है यूरोप के साथ। प्राकृतिक संसाधनों जैसे सोना, हीरा, तांबा, टिन, मूंगफली, तेल, ताड़, कॉफ़ी, फल, इनका आयात निर्यात इसी रूट से मुख्य तौर पर होता है। मैप वर्क में हम चेक करने की कोशिश करते हैं कौन सा है ये। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए, ये मुख्य तौर पर ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, और इसको वाया रेड सी, स्वेज कैनाल को डेवलप किया गया है, उसके द्वारा ये यहाँ पर यूरोपीय भागों से जोड़ा जाता है इसको। तो भारत के लिए हम बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, या इन कंट्रीज़ की, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, पश्चिमी अफ्रीका कंट्रीज़ है, इनकी दूरी कम कर दी है यूरोप के साथ, बहुत आसान हो गया है इस रूट के साथ। तो ये एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है वो है केप ऑफ गुड होप सी रूट, आशा अंतरिक्ष मार्ग भी जिसे बोलते हैं। यह मार्ग पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, इनसे जोड़ता है। इस मार्ग पर यातायात कम है क्योंकि इस मार्ग पर पड़ने वाले देशों के पास सामान या उत्पादन या संसाधन है वो उतने अधिक विकसित नहीं है। दूसरा कारण ये भी है कि जब से स्वेज कैनाल है उसका निर्माण हुआ है, उसके बाद यहाँ पर यातायात कम हो गया है। लेकिन फिर भी जो बड़े जहाज़ हैं या फिर जो भारी टैक्स है उससे बचने के लिए अब भी कई महत्वपूर्ण जो जहाज़ और कंपनी है वो प्रेफर करती है इसी मार्ग को। उसके बाद चौथा जो महत्वपूर्ण मार्ग है, समुद्री मार्ग है, महासागरीय मार्ग है, वो उत्तरी प्रशांत महासागर मार्ग। उत्तरी प्रशांत महासागर मार्ग ये कनेक्ट करता है जापान को, चाइना को, रशिया को, फिलीपाइंस को, इन देशों को यूएसए, अलास्का जो यूएसए का ही पार्ट है, कनाडा इत्यादि के साथ जोड़ता है। यह मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों को एशिया से जोड़ता है। एशिया की साइड में बात करें तो योकोहामा, कोबे, संघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर, इनके साथ वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस इत्यादि को कनेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष जलमार्ग की जिसकी बात की थी हमने तीसरे नंबर पे, यहाँ से होकर के ये जाता है अफ्रीका का पूरा राउंड लगा करके यहाँ भारत तक पहुँचा जाता है, यहाँ मुंबई तक पहुँचा जाता है इन एरियाज़ के साथ। ये हालांकि जब से स्वेज कैनाल का निर्माण हुआ है तो इसका इम्पोर्टेंस कम हो गई है, लेकिन फिर भी बड़े जो शिप हैं, बड़े शिप यहीं इसी रूट को प्रेफरेंस देते हैं। पांचवा जो महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग है वो है दक्षिणी प्रशांत सागर मार्ग। दक्षिणी प्रशांत महासागरीय मार्ग है जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को कनेक्ट करता है साउथ अमेरिका से, और पनामा नहर बनने के बाद इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि पनामा नहर के द्वारा पश्चिमी यूरोप है उसके साथ भी व्यापार करना आसान हो गया। तो इस मार्ग का उपयोग है हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया तक पहुंचने के लिए किया जाता है। पनामा नहर के माध्यम से पश्चिमी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागरीय द्वीपों के साथ वेल कनेक्टेड हो चुके हैं। पनामा से सिडनी की जो दूरी है वो 12,000 किलोमीटर के आसपास रहती है। होनोलुलु यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो ये थे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह कौन कौन से हैं। समुद्री बंदरगाह नहीं, समुद्री रास्ते, मार्ग, महासागरीय मार्ग कौन से हैं। इनके साथ साथ दो नहरें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शिपिंग कैनाल्स हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वो दो नहरें हैं, उनमें से एक स्वेज नहर है और दूसरी है वो है पनामा नहर। तो चलिए पहले हम स्वेज नहर को देखते हैं कि कहाँ पर कैसे डेवलप की गई है। ये मेडिटेरियन सी है और यहाँ पर ये रेड सी है।
रेड सी और मेडिटेरियन सी है, इनको यहाँ पर मिस्र में एक नहर है वो बना करके जोड़ा गया है, जिसको हम स्वेज नहर बोलते हैं। इसने हज़ारों किलोमीटर की दूरी, लगभग 9000 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, वो मुंबई और लंदन के बीच में कम कर दी है। पश्चिमी अफ्रीका के देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, वो अच्छे से कनेक्ट हो पाए हैं वेस्टर्न यूरोप के साथ। तो ये स्वेज कैनाल है, यहाँ पर है, आप मैप में इसको देख पाओगे। इसकी विशेषताएं हम थोड़ा और जान लेते हैं। इसका निर्माण 1869 में पूरा हुआ था, 1869 में बनकर के ये तैयार हुई थी। ये एक मानव निर्मित नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर रेड सी को जोड़ती है। 160 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और इसमें किसी प्रकार का लॉक या लेवल नहीं है, यानी पानी का लेवल है वो एक बराबर रहता है दोनों का, तो लॉक की आवश्यकता नहीं पड़ी है। पानी लगभग 11 से 15 मीटर गहरा है। इसकी और विशेषताएं बात करें तो 1869 में निर्माण हुआ था, मिस्र का हिस्सा है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 180 किलोमीटर इसकी लंबाई है लगभग, और ये 11 से 15 मीटर के आसपास इसकी गहराई है। यहाँ पर इस नहर के द्वारा यूरोप और दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी को कम कर दिया गया, यानी आशा अंतरिक्ष मार्ग, कैप ऑफ गुड होप मार्ग जो उपयोग किया जाता था उसकी तुलना में हज़ारों किलोमीटर दूरी कम हो चुकी है। इससे प्रतिदिन 100 जलयान है वो यहाँ से गुजरते हैं। नील नदी से यहाँ पर ताज़ा पानी है वो भी स्वेज नहर में डाला जाता है ताकि प्रवाह है वो लगातार बना रहे। तो ये था स्वेज नहर। उसके बाद पनामा नहर की बात करते हैं। पनामा भी एक महत्वपूर्ण नहर है। यह भी एक मानव निर्मित नहर है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह 72 किलोमीटर लंबाई है इसकी, यानी स्वेज नहर से कम लंबाई है इसकी। 12 किलोमीटर की लंबाई के लिए गहरी कटाई शामिल है, पर्वतों को काटा गया है। इसमें 6 लेवल है अलग अलग, क्योंकि प्रशांत महासागर और अंध महासागर के पानी में डिफरेंस है, तो उसको पूरा करने के लिए पानी को भरा जाता है ताकि आवागमन आसान हो जाए। तो इसमें 6 लेवल है वो सेट किए गए हैं। यह समुद्र के द्वारा 13,000 किलोमीटर की दूरी न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की जो दूरी है उसको कम कर दिया, छोटा कर दिया है, बहुत आसान हो गया है। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला है वो बेनिफिट मिला है यूएसए को। यूएसए के पश्चिमी और पूर्वी भाग है वो आसानी से समुद्री मार्ग से जुड़ गए। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, उनके लिए यूरोप से जुड़ना, पश्चिमी यूरोप से जुड़ना आसान हो गया। ये यहाँ पे पनामा नहर को डेवलप किया गया। पनामा नहर एक पनामा देश है, मध्य अमेरिकी देश है ये। इसकी राजधानी भी पनामा है और वहीं पर पनामा नहर का निर्माण किया गया, यहाँ पर निर्माण किया गया। ये पनामा नहर की विशेषताएं क्या है वो हम जान लेते हैं। यह नहर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य 72 किलोमीटर लंबी है, 72 किलोमीटर से इसकी कुल लंबाई है। इस नहर के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्व में न्यूयॉर्क है और पश्चिम में सैन फ्रांसिस्को है, उसके बीच में दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर कम हो गई है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है ये यूएसए के लिए। इसी तरीके से पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट की दूरी भी कम हो गई है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के मध्य भी आसानी से परिवहन हो पाता है, वरना पूरा उन्हें राउंड लेकर के पहुंचना होता था। यह नहर अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। तो ये थी पनामा नहर। अब हम आंतरिक जलमार्ग की बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। उनमें से यूरोप की नदियां प्रमुख तौर पर है। चलिए हम देखते हैं कौन सी महत्वपूर्ण है नदियां। तो नदियां, नहरें, झीलें, तटीय क्षेत्र वो कार्गो और यात्रियों यानी कि सामान और यात्रियों के परिवहन के लिए आंतरिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। आंतरिक जलमार्ग है वो कई फैक्टर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ऐसी नदियां और झीलें उपयुक्त मानी जाती है जिनमें जो ये शर्तें पूरी करती हैं। पहला, पूरे साल पानी रहना चाहिए उनमें, वर्ष पर्यंत पर्याप्त जल होना चाहिए। अगर जल जैसे मौसमी नदियाँ होती है कुछ, उनमें पानी गर्मियों में कम रहता है, कम हो जाता है। अगर कम हो जाता है तो वो आंतरिक जलमार्ग के लिए उपयुक्त नहीं होगी। दूसरा, जल की पर्याप्त गहराई भी होनी चाहिए। तीसरा, ढाल धीमा होना चाहिए। अगर ऊबड़ खाबड़ या पठारी इलाका है तो वहाँ संभव नहीं हो पाएगा। चौथा, गाद मुक्त होना चाहिए। कुछ नदियां हैं जो अपर्दन अधिक करती है और तली में गाद जम जाता है, जिसके कारण जहाज़ों के, जलयानों के फंसने का संभावना अधिक होती है। तो ये कुछ शर्तें हैं जहां पर इस प्रकार की पानी पूरे साल रहता है,
गहराई अधिक होती है, ढाल धीमा होता है या गाद की समस्या नहीं होती, वो आंतरिक जलमार्ग के लिए उपयुक्त होती है। विश्व में कुछ बड़ी नदियां हैं जो आंतरिक जलमार्गों के तौर पर उपयोग में लाई जाती है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्त वह राइन नदी। राइन जो नदी है स्विट्जरलैंड से शुरू होकर के फ्रांस और यहाँ जर्मनी के तट के साथ साथ होते हुए ये नीदरलैंड से होते हुए नॉर्थ सी में जाकर के गिरती है। महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर, महत्वपूर्ण औद्योगिक और खनिज के केंद्र हैं, उनको ये कनेक्ट करती है, उनको ये जोड़ती है। तो बहुत व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है। थोड़ी और विशेषताएं हम इसकी जान लेते हैं। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड की इंडस्ट्रियल जो जोन है वहाँ से होते हुए नॉर्थ अटलांटिक समुद्री मार्गों से जोड़ता है और वहाँ से वस्तुओं का परिवहन है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक भी किया जाता है। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर के मुख्य तौर पर बहती है। ये एक समृद्ध कोयला क्षेत्र है, वहाँ से होकर के गुजरती है, यानी खनिज के भी महत्वपूर्ण इलाके हैं, वहाँ से होकर के गुजरती है। तो खनिजों का परिवहन करना भी आसान हो जाता है और सस्ता भी पड़ता है। डसेल्डोर्फ इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह जलमार्ग दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा बिजी व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है। इस जलमार्ग से हर वर्ष 20,000 के आसपास समुद्री जहाज़ है वो गुजरते हैं। इसके साथ साथ 2,000 के आसपास जो छोटे जहाज़ हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो आंतरिक जलमार्ग है वो है डेन्यूब। डेन्यूब नदी है, ये भी यूरोप की ही नदी, यूरोप का ही भाग है। डेन्यूब नदी जो ताउमा सेवरिन तक नोगम में है, ब्लैक फॉरेस्ट से उभरती है, वहाँ से निकलती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से गेहूँ, मक्का, लकड़ी, मशीनरी के निर्यात के लिए किया जाता है। डेन्यूब नदी है ये ऐसी नदी है जो ब्लैक से निकलती है, ब्लैक से होकर के ब्लैक में गिरती है। ये ब्लैक माउंटेन से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से होकर के बहती है और ब्लैक सी में जाकर के गिर जाती है। तो महत्वपूर्ण नदी है ये भी यूरोप के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। थोड़ा सा हम डेन्यूब नदी को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसका बहाव है। जर्मनी से होकर के ऑस्ट्रेलिया, देन स्लोवाक रिपब्लिक, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, इन देशों से होकर के गुजरती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण परिवहन, आंतरिक परिवहन है वो प्रोवाइड करती है। तीसरा है वोल्गा, जो रशिया की एक इम्पोर्टेंट रिवर है। वोल्गा जलमार्ग, वोल्गा रूस के विकसित जलमार्गों में से एक है। ये कैस्पियन सागर में 11,200 किलोमीटर, लगभग 11,200 किलोमीटर की लंबाई तक नोगम में नौकायन किया जा सकता है। ये वोल्गा और मास्को नहर और वोल्गा और डोन नहर जो बनाई गई है उनके माध्यम से ये मॉस्को और काला सागर से भी इसको जोड़ दिया गया है। तो ये रूस के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट है द ग्रेट लेक्स, यूएसए की एक इम्पोर्टेंट आंतरिक जलमार्ग है ये। सेंट लॉरेंस, ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस मार्ग है ये। सीवे, ग्रेट लॉक्स है, सेंट लॉरेंस है, वहाँ पर एस्ट्री के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका में जलमार्ग बनाते हैं। यहाँ पर दुलुथ और बफेलो दो महत्वपूर्ण बंदरगाह विकसित हो गई है। यहाँ का जो अमेरिका का सबसे अधिक विकसित औद्योगिक क्षेत्र है, डेट्रॉइड के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो डेट्रॉइड है या फिर जो महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है वहाँ से होकर के ये जलमार्ग विकसित किया गया है। तो इसमें जो 5 महत्वपूर्ण यहाँ की झीलें हैं, जो लेक्स हैं, उनको शामिल किया गया, ग्रेट लेक्स को। साथ ही साथ एक नहर के द्वारा इसको पैसिफिक ओशन है वहाँ और अटलांटिक ओशन है उसके साथ इसको कनेक्ट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग है, वो दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी के साथ यूएसए के आंतरिक भाग को जोड़ता है। बड़े स्टीमर है वो मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। तो ये भी यूएसए का एक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, 3rd एपिसोड, जिसमें हमने जलमार्ग की बात की थी, वाटरवेज की बात की थी। हमने मैप वर्क की हेल्प से समझा कि कहाँ पर ये जलमार्ग है, कौन से महत्वपूर्ण जलमार्ग है और ये वाटरवेज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। स्वेज नहर के साथ साथ पनामा नहर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या नॉर्दर्न अटलांटिक ओशनिक रूट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैप वर्क तो श्योर है कि इसी चैप्टर से होगा, एक पॉइंट आपका एटलीस्ट। और दूसरा ये कि 3 या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी इस चैप्टर से, इन टॉपिक से, इस चैप्टर नहीं इस एपिसोड से, पर्टिकुलर एपिसोड से रह सकता है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।
और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।